फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसके राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। विराम चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? तो भाषा के ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है ना, उसके बाद जब आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है ये कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गंगा की 4 पर्यायवाची शब्द बताएं। तो गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द हो जाती हैं देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, ये सब हो जाते हैं। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? तुकांत शब्द देखिए यह यहाँ पे है, अथवा तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो तुकांत शब्द वे होते हैं जिनके अंतिम में, यानी जो अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे झट, पट, खट, नट, इस तरह से हो जाते हैं। यहां पे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे रहन तो सहन, मिलना जुलना, इस तरह से ये तुकांत हो जाते हैं। किसमें? जैसे शायरियां हैं, कविता हैं, इनमें सब में यूज होता है। जैसे जब कोई खेल खेलते हैं तब भी तो ऐसे खेल खेलते नहीं है कि अच्छा झट तो पट है ना, खट तो नट, इस तरह से हो जाते हैं। आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तब अवरोही क्रम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, आरोही क्रम जैसे 1 हो जाता है, 2, फिर 3 और 4, 5, ये क्या है? ये आरोही क्रम है। अवरोही क्रम जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये अवरोही क्रम हो जाते हैं। गुणक किसे कहते हैं? तो गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है। द्विज शब्द किसे कहते हैं? द्विज शब्द का अर्थ 1 से 2 बार प्रयोग आने वाला शब्द होता है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की लिखावट का, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे जो भाषा है हिंदी, इसकी क्या लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। इंग्लिश हो जाती है तो रोमन लिपि है। तो ये क्या है कि किसी भी भाषा की लिखावट का, लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिपि। उसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे सही संख्याएं से अभाज्य कहलाती हैं, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, ये का जोड़ होता है। इस तरह से भी कह सकते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं a और b को सह अभाज्य कहा जाता है यदि उनका HCF 1 है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो यहां पर देख लेते हैं, इसमें यानी डिवाइड करना है। तो 40 पुस्तकें हैं, 6 लोगों में बांटना है ना। तो 6 कम 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 4 36, यानी 6 बार में गया तो 36 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 4 यानी 6 गया तो 4 बच गया, और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी शेष कितना बचा? तो 4। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बची? तो 4 पुस्तकें शेष बची। उसके बाद यहाँ पे है अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और परिमेय संख्याएं जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं, अर्थात जिन्हें भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है। काव्य का क्या अभिप्राय है? तो काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। तो दोनों स्थानीय मान मतलब 636 में दोनों स्थानीय मान, यानी ये इकाई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तो ये 6 ही हो गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कोई 0 नहीं होंगे। और जो ये वाला 6 है तो इसका देखिए 6 हो गया, यहाँ पे 2 संख्या यानी 2 0 हो जाते हैं, है ना। तो 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान क्या है? तो पहले 6 का स्थानीय मान देखिए क्या हो जाता है? तो ये इकाई हो जाता है, और ये इस वाले 6 का तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सैकड़े पे है तो ये सैकड़ा हो जाता है। गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य बताएं। तो संख्याओं का ज्ञान, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब आप गणित शिक्षण ले रहे होते तो उसमें क्या होता है? संख्याओं का ज्ञान भी होता है और तर्क करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो अयोगवाह के 3 प्रकार हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विग्रह, ये हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ये सब हो जाते हैं। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका
रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु यानी इस तरह से चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि हो जाते हैं। हलंत से क्या अभिप्राय है, लिखिए। हलंत से आशय, आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए 26 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या हो जाते हैं, ये स्वर हो जाते हैं। और उसके बाद जो शेष बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो व्यंजन हो जाते हैं। वो 21 होते हैं, ये आपके 5 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है चा वर्ग की ध्वनियां कितनी है, नाम लिखे। तो चा, छा, जा, झा, या, ये चा वर्ग की ध्वनियां हो जाती हैं। गुणों के कौन यानी गुणों में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुणों यानी गुणा में, सॉरी यहाँ पे गुणा है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, तो गुणा में निम्न संक्रियाएं होती है, गुणनफल, गुणज, गुणक, ये सब हो जाते हैं। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 345 में देखिए 5 का तो 5 है, 4 का तो देखिए 4 है और 1 0 है, और 3 का तो 3 है और 2 0। तो इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तो विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, वह प्रतिदिन योगा करता है, काम का करना। लता नाचती है, काम का होना। इस तरह से हो जाते हैं। अब निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, काम का ना करना। लता नाचती नहीं है, काम का ना करना। यानी क्या है कि जहां पे काम नहीं हो रहा है, नहीं का यूज हो रहा है, वो नेगेटिव है। क्या है, तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव। और जहां पे काम हो रहा है वो पॉजिटिव है। इस तरह से हो जाता है। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है, तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता, तरंगता। तो स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। शुद्धता या ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। तरंगता, ध्वनि में आरोहारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात, बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आपको पता है अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन जैसे पिछड़ी श, शा और सपेरे वाला सा और हा, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, आयोगवाह के 3 प्रकार बताएं। तो अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग हो जाते हैं। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण हो जाता है। बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बलाघात ध्वनि यानी बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उसके नाम लिखिए। तो संवृत, अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धसंवृत। तो समृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अर्ध विव्रत ए, औ, आ, विव्रत, बड़ा आ, अर्ध समृत ए, ओ। ऋण स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा, कठोर, तालु। पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए इसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताएं। उचित आसन व मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, शांत वातावरण, ये हो जाते हैं। वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता, निवारण, ये हो जाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राजन दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है। वचन किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे वचन है, हमने वाचन कह दिया। वचन किसे कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार बताएं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन जैसे एक चीज और बहुवचन यानी कई चीजें। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, मोर, बाग आदि, कुछ भी एक चीज, है ना। बहुवचन शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, बालकों आदि। सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताएं। आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता आदि। ये क्या है, यहाँ पे देखिए सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले। तो आकाश को आप आकाश ही तो कहेंगे, वर्षा को और तो आप कुछ नहीं कह सकते, वर्षो, ये वो, ऐसा तो है नहीं। सत्य, सत्यों नहीं कह सकते। झूठ, है ना, पानी, ये सब क्या है, ये सदैव यही बोले जाते हैं।
ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय वाला छा किन किन वर्णों के योग से बना है? तुक्का, हलंत प्लस पिछड़ी शाह, यानी ये क्षत्रिय वाला छा आपका हो जाता है। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी में इस तरह के क्वेश्चन तो आए ही आए हैं और आते ही आते हैं। संयुक्त व्यंजन त्रा किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो ता, हलंत प्लस रा यानी त्रा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो जा प्लस या यानी ज्ञा। और आपका यहाँ किसका चिन्ह है, यानी ये कि जो बिंदु है किसका चिन्ह है? तो ये अनुस्वार का है। हमने कई बार बताया अनुस्वार यानी एक ना, यानी एक बिंदु है ना, और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु यानी एक चांद। और ये जब भी आता है तो हम ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर से जरूर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए चंद्र बिंदु, तो यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु है, ये किसका है? तो यहाँ किसका चिन्ह है? यानी चंद्र बिंदु, यानी इसको और क्या, ये अनुनासिक यानी दो बार ना। अतिवृष्टि का विलोम बताएं तो अनावृष्टि। अब अर्वाचीन का विलोम तो प्राचीन। पठन क्या है? पठन के सोपान बताएं तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना है, जिसे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। पठन के सोपान, पठन के प्रमुख 3 सोपान होते हैं। मुद्रित पाठकों की पहचान, अर्थ ग्रहण का उपयोग। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों के पठनगत अपेक्षाएं बताएं। चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन ये हो जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताएं। चिंतनात्मक पठन, सृजनात्मक पठन ये हो जाते हैं। उच्चारण के दोष बताएं। रुक रुक कर बोलना, गद्य स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है? तो बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताएं। परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। भाषाई कौशल का विकास होता है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उप वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। मूल्यांकन किसे कहते हैं? अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों, मौलिकता की जांच की जाती है। प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। संयोग, परलोक, निरामिष का विलोम बताएं तो संयोग का विलोम वियोग, परलोक का लोक तथा निरामिष का सामिष है। उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताएं। उन्नति अवनति तथा कृतज्ञ कृतज्ञ हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य, कमल, तो सूर्य का हो जाता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर। कमल का हो जाता है अंबुज, सरोज, सरसिज। और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। अनौपचारिक मतलब क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा यानी जो शिक्षा हमें उसका कोई टाइम नहीं होता है हमारे, जैसे कि हम कहीं पे भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए कोई नोट्स की नीड नहीं होती है, कोई बुक की नीड नहीं होती है ना, कोई शिक्षक की नीड नहीं होती है। यानी कि वो हम हर वक्त हर समय सभी से, चाहे वो छोटे हों, हमसे बड़े हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, कोई भी हो, हम वो शिक्षा उनसे ग्रहण करते हैं। यानी कि वो हम जीवन पर्यंत ग्रहण क्या करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। तो घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। जी हाँ, घर को भी अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। हमारे आसपास में भी जो लोग हैं उनसे भी हम सीखते हैं, समाज में निकलते हैं उनसे भी हम कुछ सीखते जरूर है। ठीक है ना? तो ये अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र घर को भी माना गया है। ठीक है ना? देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सही बताएं। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण ठेस, लेटा, खिड़की, डिब्बा आदि हो जाता है। क्वेश्चन है मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा वो भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? तो मातृभाषा। और सबसे पहले किससे सीखता है? तो अपनी मां से, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माता के संपर्क में आता है और उसी के द्वारा जो बोला जाता है वही बच्चा सबसे पहले सीखता है। फिर अपने घर के बड़ों से, फिर आस पड़ोस से, लेकिन जो सबसे पहले बच्चा सीखता है तो वो अपनी मां से सीखता है, उसके बाद पिता से सीखता है ना, यही तो होता है। तो वो भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान से वंचित कोश को साहित्यिक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर वर्ण होते हैं? तो 52। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11। व्यंजनों की बात कर ले तो 33।
है ना। उसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। पूरा एक समूह होता है आ प्लस ज्ञात, तो वो क्या है, वो वर्णमाला हो जाता है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण आम, हाथ, आग, नंगा आदि। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि हो जाते। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं। तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे आम, कान, कलम आदि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। जो शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज, जलद, ये हो जाते हैं। मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताएं। मुहावरा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यानी मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मुहावरा वाक्यांश है। और लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है, कहावत वाक्य है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक, मेज, आगरा, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। और आपको पता है आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सब संज्ञा ही तो है, जिसपे हाथ रख दें वो नाउन यानी संज्ञा, है ना। ये तो बचपन से ही सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो ये तो आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आया तो हमने पढ़ दिया है ना और बता दिया। संज्ञा के भेद बताएं। संज्ञा के निम्न भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये हो जाती है। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। सर्वनाम के भेद बताएं। तो सर्वनाम के भेद इस प्रकार हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम ये हो जाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे सेब, खट्टा, चतुर, बिल्ली आदि, है ना। इसमें जो खट्टा है वो क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। चतुर, बिल्ली क्या है, तो चतुर है ना। तो विशेषण के भेद बताएं। विशेषण के भेद इस प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण हो जाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण बताएं। जिसमें किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। रोहित पुस्तक पढ़ा यानी क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया है। क्रिया के भेद बताएं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और आक्रमक क्रिया। पठन तथा वाचन में अंतर बताएं। तो पठन का अभिप्राय सस्वर या मौन है तथा दोनों का प्रयोजन अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। निम्न में समास बताएं। नीलकंठ, दशानन, पंचानन, नवग्रह, चतुर्भुज। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे नीलकंठ जो आपका दिए हुए हैं तो वो क्या है, नीला यानी कंठ जिसका है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कर्मधार समास, लेकिन ये कर्मधार समास नहीं है, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, ये कर्मधार समास नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। नीलकंठ, क्योंकि ये दोनों पद नहीं प्रधान है, इसमें किसी तीसरे पद की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, नीलकंठ कौन है, तो शंकर जी हैं, तो यानी ये आपका बहुब्रीहि हो जाता है। फिर पंचानन, पंचानन में क्या है, पंचानन में कैसा है, तो ये भी आपका बहुब्रीहि है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका पंचानन यानी ये भी बहुप्रिय है। उसके बाद आपका दशानन यानी 10, है ना। तो इसमें दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 सिर है जिसके, तो किसके, तो रावण के हैं, तो इस तरह रावण हो जाता है। फिर उसके बाद नवग्रह, नवग्रह कौन सा है, तो नवग्रह आपका हो जाता है दिग्गु समास, है ना। नवग्रह दिग्गु समास हो जाता है, यानी 9 ग्रहों का समूह। और चतुर्भुज, तो चतुर्भुज आपका दिग्गु भी है और बहुब्रीहि भी है, ये दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि है तो ये गलत नहीं है, लेकिन दिग्गु समास में भी आ जाता है ये, तो इस तरह से हो जाता है। तो जहां पे बहुब्रीहि कौन होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की बात हो रही हो, है ना, तो इस तरह से हो जाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है क्या कहलाता है। देखिए आदि और अंत तो आपने नहीं पढ़ा, आगे जैसे कहते नहीं आदि मतलब क्या होता है, आदि और अंत ऐसे पता कर ले। तो अंत मतलब बाद में, आदि मतलब पहले। तो जो पहले लगता है, आगे लगता है, तो आगे कौन सा लगता है, आगे उपसर्ग। यही तो बताया था कि आगे उपसर्ग, आगे उपसर्ग, तो उपसर्ग होता है। देखिए हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो प्रत्यय। यानी क्या कह रहे हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए अंत में जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय मतलब पीछे, तो अंत में जोड़े जाते हैं यानी प्रत्यय है। सस्वर वाचन किसे कहते हैं, सस्वर वाचन स्वरयुक्त होता है या बोलकर किया जाता है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वरयुक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। मौन वाचन किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य को ओंठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं, इसमें कक्षा का वातावरण
वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज्यादा सीखते हैं। मौन वाचन किसके लिए गद्य पद अधिक उपयोगी है, यानी गद्य के लिए, है ना। यह पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता, क्यों? क्योंकि पद का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है, तो इसमें मौन वाचन कराएंगे तो रसानुभूति कैसे कराएंगे, है ना। मौन वाचन का उद्देश्य बताएं तो वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्ष्यार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, तो मौन वाचन 2 प्रकार का होता है। गहन वाचन, भाषाई कौशल के प्रकार बताएं, तो इसमें हो जाता है सुबोपाली, यानी सुनना था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही तो होते हैं ना, तो सुबोपाली। क्वेश्चन आपका हो जाता है सुलेख का महत्व लिखिए। सुलेख, डॉक्टरी परिचय में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा, वही सौंदर्य कलम के कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। क्वेश्चन हो जाता है शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए, तो शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां देख लेते हैं। विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। सेकंड हो जाता है उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाए, यानी प्रतियोगिताएं कराई जाए। भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। क्वेश्चन आपका हो जाता है अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए, तो प्रिय हो जाता है हितैषी, अनुज, शुभ चिंतक। अपव्यय को साधारण स्पष्ट कीजिए। अपव्यय, अपव्यय वो शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहता है। जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ये अपव्यय के उदाहरण हो जाते हैं। अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताएं। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, क्योंकि एक ना यानी चांद और दूसरा ना यानी अंकी बिंदी, तो इससे क्या है युक्त 4 शब्द। तो आपका गांव हो जाता है धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच, ये सब हो जाते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित बताइए। जैसे ए, ओ, आए, आओ हैं, 2 स्वरों का संयुक्त रूप संयुक्त स्वर है। जैसे आ प्लस ई, तो ए हो जाता है, आ प्लस ई क्या हो जाता है, तो ए हो जाता है। छोटा आ प्लस छोटा ऊ तो ओ हो जाता है। छोटा आ प्लस ए तो आए, और बड़ा आ प्लस ओ तो आओ हो जाता है। राम ने रावण को मारा, वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए, यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो इसमें क्या है कर्म कारक, राम ने रावण को तीर मारा, अर्थात तीर से मारा। तीर से अर्थात तीर रावण के शरीर से क्या हुआ, तो जुड़ रहा है, यही तो हो रहा है ना, तो जुड़ रहा है। इसलिए जुड़ने के अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस वाक्य में इस शब्द में क्या है, करण कारक हो जाता है। क्वेश्चन है लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, खंडन लेखन विधि, रेखानुसरण विधि, अनुलेखन विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये सब हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। तो आरोह अवरोह का देख लेते हैं कि आरोह अवरोह यहां पे आपका हो जाता है पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताएं। तो इसमें आपका है शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाक्य में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सकें। आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भाव के अनुकूल अवसर में पढ़ पाए। पठन को माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे तथा दूसरों को भी समझने में सक्षम हो। अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आग, अनल, पावक, ज्वाला, ये हो जाते हैं। घटाने से क्या आशय है, जोड़ने की प्रक्रिया की विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है, यानी उसका उल्टा है ना, जोड़ना मतलब घटाना, उल्टा। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को किस सिंबल से, तो इस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। और घटाने का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा बता रहे हैं। जैसे ये 8 है, ये 5 है, इसमें से आपको 5 निकालना है, तो यहाँ पे 3 ही तो बचा ना, तो इस तरह से हो जाता है। हालांकि ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हैं, ऐसा नहीं है। संबोध निर्माण के 4 चरण से आप क्या समझते हैं, तो बोध कराना, ज्ञान कराना, जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, आह्वान करना, पुकारना, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द, ये हो जाते हैं। किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब देखिए आपका 71, 99, 25 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आप इसको भाग कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, 993 अलमारियां, ठीक है ना। इस तरह से हो जाता है। सरल वाक्य किसे कहते हैं,
तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यही तो होता है ना कि सिंपल सा वाक्य, जैसे रतन पुस्तक लिखता है, तुम पढ़ते हो, मैं खेलता हूं। इस तरह से मोहन चाय बना रहा है, तो एक ही, इसमें कुछ नहीं जुड़ा कि मोहन चाय बना रहा है परंतु उसने भी चाय नहीं पी है। तो इस तरह से नहीं, सिंपल सा है कि मोहन चाय बना रहा है। ये सिंपल हो जाते हैं यानी सरल हो जाते हैं। अब संयुक्त, तो संयुक्त मतलब जुड़े हुए, है ना। तो वो वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हो, है ना, उपवाक्य हो, और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु इनसे जुड़े हों तो क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब आप देख लें संयुक्त वाक्य किनसे जुड़े होते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग समझ लें। इंग्लिश में भी ऐसे आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश के जो आपका क्लास है उसमें आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझाया गया, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब हो जाते हैं। तो जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। अब किंतु लगा है, यहां पे किंतु लगा होता, परंतु लगा होता, और, तो ये सब क्या है, ये संयुक्त वाक्य हैं। वर्ण यानी अक्षर किसे कहते हैं या वर्ण का अर्थ बताएं। वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड ना किया जा सके, अखंड मूलध्वनि ही वर्ण है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या गणित में एक, दो, तीन, डॉट डॉट यानी इन्फिनाइट तक। आप भाई एक संख्या में आप एक जैसे ही जोड़ेंगे वो अगली संख्या बन जाएगी, संख्या में फिर से एक आप जोड़ेंगे वो अगली संख्या बन जाएगी। इस तरह से क्या होता है, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, और ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं, वो आपको पता है। और अगर यहां पे हम पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं, तो जो प्राकृत संख्या होती है जैसे एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 यानी इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक, जब तक आप उसमें एक जोड़ते जाएंगे तब तक संख्या आगे बढ़ती जाएगी। अब अगर पूर्ण संख्या की बात करें ना हम यहाँ पे, तो जीरो अगर लगा दिया तो क्या हो गया, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मैथ में भी कि पूर्ण संख्या कौन है, प्राकृतिक संख्या कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या जैसे एक दो तीन, सॉरी, एक दो तीन में आपको जीरो लगा है तो वो पूर्ण संख्या, और अगर एक दो तीन चार पांच छह इस तरह से तो वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। उसके बाद है विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो जिन, इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता तो कुत्ते, कुत्तों, मैं तो मुझे, हमें, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है, तो विकारी शब्द हो जाते हैं। कौन कौन से, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने में प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी सुबोबाली, है ना, ये हो गया। ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ, ये सभी हो गए। तो ये सारे अंग हो जाते हैं। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, तो कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षण के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, जैसे काले का गोरा, अच्छे का खराब, ऊंचे का नीचा। तो इसी तरह सौभाग्य का विलोम हो जाता है दुर्भाग्य, है ना। इकाई किसे कहते हैं, तो गिनती या संख्या में एक कोने यानी एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था। जैसे इकाई यहां से तो स्टार्ट होती है, मान लीजिए यहां पे 285 कोई भी अंक ले लीजिए, मतलब इकाई, फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, यही तो है ना। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। अंक का स्थानीय मान बताएं या मान किसे कहते हैं समझाएं, है ना। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान का मतलब होता है जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, मान लीजिए हमने 576 ले लिया और इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 का स्थानीय मान बताएं। तो स्थानीय मान का मतलब यह होता है कि जितने ये नंबर है वो पहले लिख दिए जाते हैं, जैसे 5 का है तो 5 ही लिख दिया आप, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद में जितने नंबर होते हैं उतने आप जीरो लगा दें, और यहाँ पे देख लीजिए आप इकाई हो गया, दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया, यानी 500, है ना। यहाँ पे ये इसका स्थानीय मान निकल कर आ जाता है। अब इसमें शब्दों में ये जो आपका लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वो अंक जिस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है तो दहाई पर है या सैकड़े पर है, वही चीज है, इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़े पर है या हजार पर है आदि। अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। अंक सहित यानी इनके सहित, और इनका कितना होता है तो इनको जीरो माना जाता है ना। उसके बाद आपका हो जाता है 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान। तो सभी अंकों का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 346 में जो ये 6 है तो इसका मान 6 हो गया, और जो ये 4 है तो यहाँ पे 4 है और एक जीरो है, यहाँ पे होने गया। फिर उसके बाद ये 3 है तो 3 है और ये 2 जीरो है, तो यहाँ पे आप देख ले, इसका मतलब ये आपका सही है, क्योंकि देखिए पहले का 6 है, दूसरे का 40 है और तीसरे का 300 है, यानी कि ये आपका सही है। तो इस तरह से आप पहले इसको सॉल्व करें और उसके बाद लिखें तो बेहतर होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आप उस पर टिक कीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है
कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम कई बार बता चुके हैं कि आरोही क्रम जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं तो पहले स्टेप पे आप पैर रखेंगे ना, फिर उसके बाद दूसरे पे, फिर उसके बाद तीसरे पे, फिर उसके बाद चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे, ऐसे ही रखेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये आरोही क्रम होता है। मतलब सीरियल वाइज आप लिखते चले जा रहे हैं। और अगर यहीं पे अवरोही की हम बात कर लेते हैं तो अवरोही जैसे आपका 6 हो गया तो पहले आप लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। कहने का मतलब यह है कि आरोही जो होता है वो छोटे से बड़े की तरफ और अवरोही जो होता है वो बड़े से छोटे की तरफ आता है। तो इस तरह से हो जाता है। यहां पे क्वेश्चन है आपका, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना। जैसे आप क्या करते हैं विद्यालय में बच्चों से आपने मान लीजिए मार्बल्स मंगा लिए या छोटी छोटे जो वो होते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो उनको आपने बच्चों से मंगा लिया। अब आपने कहा कि इनको आधे आधे आप लोग बांट लो। मान लीजिए 6 हैं, उसमें से 3 बच्चों ने बांट लिया। अब उनको गिनती देखिए आने लगी। जैसे उन्होंने मार्बल्स बांटे या वो जो कंकड़ पत्थर है उनको बांटे, तो उनको पता हो गया 3 और 3 6 होते हैं और 2 लोगों में बांटने हैं, तो यानी 3 इनको मिले 3 इनको मिले। तो इस तरह से उनको देखिए ज्ञान हो रहा है। पहली बात तो गिनती का ज्ञान हो रहा है क्योंकि उन्होंने गिना कि ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 उन्होंने गिन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने डिवाइड करना भी सीख लिया कि अगर 3 बांटेंगे तो 2 लोगों में ये 3 आ जाएंगे, मतलब इन्होंने डिवाइड करना भी सीख लिया। तो इस तरह से जब आप बच्चों को पहले ये सब करना सिखाएंगे तो बच्चों की मैथ अच्छी होगी, उनको क्या होगा, गणित का ज्ञान होगा और संख्याओं का ज्ञान होगा, है ना। जब संख्याओं का ज्ञान होगा तो गणित का ज्ञान तो होगा ही। उसके बाद है हंस पद विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो हंस पद किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज लिख रहे हैं, कोई एक पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें कुछ आप लिखना भूल गए। मान लीजिए आपने लिखा राम स्कूल जाता है, तो आपने क्या लिख दिया, राम जाता है, और आप स्कूल लिखना भूल गए। और जब भूल गए तो जगह भी आपने नहीं वहां पे छोड़ी, तो आपने क्या किया, ये चिन्ह लगा दिया और ऊपर आपने स्कूल लिख दिया। तो ये लिखने के लिए आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहां पे समझ लेते हैं, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश, नभ, आसमान, व्योम, अंबर हो जाता है। लेखन किसे कहते हैं। तो लेखन का अर्थ, जब मन के भाव विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। तो पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताएं। यहां पे समझ लेते हैं। तो पढ़ने की कला का अभाव, जैसे अब जब पढ़ रहे हैं अब उसमें कला का अभाव है, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो इसमें क्या है, ये बाधक तत्व ही तो है। पठन रुचि का अभाव, अब अगर आप पढ़ने में रुचि ही नहीं ले रहे हैं, आपको उसमें मन ही नहीं लग रहा है, तो आप पढ़ेंगे क्या, तो ये भी हो जाता है। चिंतन का अभाव, आप चिंतन नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये चीज क्या है, कैसे पढ़ी जाती है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मन की एकाग्रता का अभाव, अगर आपने मन को इधर उधर किया, यानी मन को आपने एक पास नहीं किया, कि मन तो आपका लगा है इधर उधर की बातों में और आप रहे हैं पढ़, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने में तो मन लगेगा नहीं, तो चीजें क्या होंगी, गलत ही होंगी आपके मुंह से। मतलब आपको आता भी होगा लेकिन आपके मुंह से चीजें गलत ही निकलेंगी क्योंकि आपका मन वहां पे है ही नहीं। ये चीज हो जाती है। दृष्टि दोष का होना, भाई ये चीज तो है, अगर दृष्टि दोष है तो चीजें जैसे ऐसा होता है कि लिखा कुछ और होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दिखता कुछ और है, कि भाई छोटा लिखा है तो आपने उसको बड़ा समझ लिया, छोटी लिखी है तो आपको नहीं दिखा तो बड़ी हो गया, या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये दृष्टि दोष तो अगर ये हो जाता है तो इसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये बाधक तत्व है। उसके बाद है कि अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं, आपको पता है, या, रा, ला, बा, ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। यहीं पे अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात कर ले तो ऊष्म व्यंजन क्या है, तो आपके जो सा हो जाते हैं, शा हो जाते, जैसे सा है यानी सपेरे वाला सा, और आपका शा हो जाता है यानी पिछड़ी शा हो जाता है, सपेरे वाला शा, ये आपका पिछड़ी शा है, ठीक है, और ये आपका शरीफे वाला शा है, और आपका ये हा हो जाता है। ये सब क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो देखिए आपने शा कहा तो क्या हुआ, मुंह से जैसे गर्म वायु निकल रही है, शा, हा, देखिए आपने हा बोला, आप बोल के देखें तो क्या होता है, वायु निकल रही है। जब वायु निकल रही है मतलब गर्म वायु की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऊष्म। ऊष्म मतलब क्या होता है ना, तो गर्म वायु निकलना, तो ये ऊष्म हो जाते हैं। ये भी कितने हैं, तो ये 4 हो जाते हैं। और अंतस्थ कितने हो जाते हैं, तो ये भी 4 हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जितनी बार मोस्ट कहूं उतना ही कम है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अभी डिस्कस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन आपका आ गया, ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है, या ऊष्म व्यंजन क्या है, लिखिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के बाहर समान निकलती है तो वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें देखिए ये भी लिखा है कि सीटी की ध्वनि सा, देखिए सा आपने बोला, शा तो सीटी जैसी, लेकिन गर्म भी निकल रही है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्लस आप इनके यहां पे नहीं लिखा हुआ एग्जाम्पल नहीं दिए हैं तो आप एग्जाम्पल भी लिख देंगे। जितना अच्छे से आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर प्रोवाइड हो गया। हालांकि 1 नंबर का तो 1 ही नंबर मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता है जब आपने अधूरी चीज लिखी तो आधा नंबर भी मिलता है। तो जब आप चीजों को अच्छे से लिखेंगे तो आपको पूरे वैसे पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो सा हो गया, शा हो
गया, पिछली शाह हो गया और ये हा हो जाता है आपका। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो आपको पता है शून्य क्या है? शून्य है तत्संयोज का तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब क्या होता है? तो तत्समक का मतलब होता है कि जिस जो जोड़ा जाए या गुणा, यानी यहां योग का तत्समक की बात कर रहे हैं। तो अगर आप गुणा, देखिए पहली बात तो जीरो योग का तत्समक अवयव होता है। अगर उसमें जोड़ेंगे आप, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब 5 में जीरो जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 5 ही रहेगा, है ना। तो 5 ही रहता है। और अगर आपने यहां पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है, यहां पे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यदि किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर, तो यहां पे गुणा करने की बात हो रही है। तो कोई भी संख्या हो, मान लीजिए आपकी 5 संख्या और आपने इसको गुणा किया तो आंसर कितना आया, तो आंसर आपका जीरो तो आया। आप कितनी भी बड़ी संख्या से जीरो को, तो वो सबको जीरो ही कर देता है, यानी जीरो हो जाता है। और आपको पता है योजिका ये तत्समक अवयव भी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन हो जाता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताएं। तो स्वरों के भेद उच्चारण में लगने वाले हैं, ठीक है। तो घोष और अघोष, तो घोष में यारा ला और अघोष शा शा शा, ये हो जाते हैं यहां पे आपका उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। ये आपके अंतस्थ हैं और ये आपके ऊष्म हैं। यहां पे ये चीज आप सही कीजिए, इसको अंतस्थ हैं, ये अंतस्थ, अंतस्थ ये हो जाते हैं। और ये आपके देखिए पिछली शाह और सा, ये ऊष्म है, ठीक है ना, ये ऊष्म है। देखिए यहां पे आप इसको सही कीजिएगा, क्योंकि यहां पे पूछ रहे हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। तो समय जहां पे लग रहा है वो चीज, तो जैसे हर्ष स्वर आपका हो जाता है, तो जो हर्ष स्वर होता है उसमें क्या होता है, हर्ष स्वर जो होता है तो उसमें सबसे कम समय लगता है, उसको उच्चारित करने में सबसे कम समय लगता है। जैसे छोटा आ हो गया, है ना, छोटी ही हो गया, तो इसमें कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर, वह स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है। जब क्या होता है, दीर्घ स्वर होते हैं, इनको बोलने में क्या होता है, तो समय ज्यादा लगता है। जैसे बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, इसको बोलने में समय ज्यादा लगता है। उसके बाद आपका हो जाता है संयुक्त स्वर, वह स्वर है जो दो स्वरों से मिलकर बने हो, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए हो जाता है, आए हो जाता है, ओ हो जाता है, आओ हो जाता है, और प्लुत स्वर होते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है प्लुत स्वर। और जहां यहां पे आपका जो ये 11 लाभा दिए हुए हैं तो ये अंतस्थ हो जाता है, और ये शा 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 और इसमें हा भी है तो ये ऊष्म हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे वहां पे आंसर तो नहीं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसमें भी कभी कभी चीजें क्या होता है, मिस प्रिंट हो जाता है या क्या होता है, तो उससे चीजें गलत हो जाती है। लेकिन तो समझ के आप लोग वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो समानार्थी शब्दों की अगर बात कर ली जाए तो वो शब्द जो समान अर्थ प्रकट है, भाई नाम ही से पता चल रहा है कि समान अर्थ प्रकट करते हो, तो वो क्या होते हैं, वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे बगिया, जैसे उपवन को क्या कहेंगे, बगिया भी कह सकते हैं, वाटिका भी, बाग भी, बात तो एक ही है, मतलब समान ही तो है। अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। अर्धविराम मतलब देखिए, जब विराम चिन्ह आप समझे तो इसमें अर्धविराम आप समझ लेंगे तो जो कंफ्यूजन भी होगी वो भी दूर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब ये होता है कि जब चीजें कंप्लीट कर ले, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा राधा जा रही है, राधा जा रही है, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने पूर्ण विराम लगाया, यानी कि हमने वाक्य को कंप्लीट कर लिया। आप सांस लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या है, जब हम थोड़ा ठहरेंगे, यानी पूर्ण विराम से आधा ठहरेंगे, भाई नाम ही से पता चल रहा है कि अर्ध विराम, तो जब हम पूर्ण विराम से आधा ठहरेंगे, यानी आधा ठहरेंगे, तो क्या होगा, तो वो अर्ध विराम हो गया। जैसे यहां पे क्या लिखा है, सूर्यास्त हुआ, तो हम यहां पे थोड़ा ठहरेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने कुछ और भी लिखना है। तो सूर्यास्त हुआ, है ना, दिन निकल आया, तो हमने जब निकल आया उसके बाद हमने कंप्लीट किया तो हम पूर्ण विराम लगाए। लेकिन सूर्यास्त हुआ तो हमने अर्ध विराम लगाया। और अगर अल्प विराम की बात की जाए तो अल्प विराम क्या होता है, अर्ध विराम से भी कम समय उसमें लगता है। जैसे दो चीजों के नाम लेने हैं, जैसे मान लीजिए दो लोगों के नाम लेने हैं, राम श्याम, तो राम श्याम, तो इसमें देखिए ऐसा लगा ठहरे भी लेकिन नहीं भी ठहरे, ऐसा लगा हल्की सी सांस ली, तो राम और उसके बाद श्याम। अब जैसे हमने लिया गोभी आलू, तो हमने कहा गोभी आलू, तो उसमें हमने थोड़ी सी सांस ली, तो यहां पे हमने ये लगा दिया, यानी अल्प विराम हमने लगा दिया। और जब हमने सारी सब्जियों के नाम ले लिए या सारे लोगों के नाम, जितना हमको लिखना था हमने कर लिया, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। तो यहां पे ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह की बात कर ले तो इस तरह से, हंसपद की बात कर ले तो इस तरह से हो जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात कर ले तो इस तरह से हो जाता है। विस्मयादि बोधक जैसे आपने हर्ष सुना, शोक सुना, उल्लास, जैसे कि किसी की बहुत अच्छी खबर सुननी, अरे उसको जॉब मिल गई, भाई बहुत मेहनत करता था, भाई उसको जॉब मिल गई, बहुत खुशी की बात है, तो आप ये चिन्ह लगाएंगे। जैसे शौक किसी की, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो जब बहुत बुरा हुआ तो यही चिन्ह आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हो जाता है यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई, तो यहां पे इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना,
क्योंकि भाई उनके द्वारा हुआ या उन्होंने किया, तो आपने क्या किया, क्रमवाच्य की रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? इनके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है, जैसे टा, वर्ग तथा ढा ढा। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर आपको पता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। यहां पे देखिए समय की बात हो रही है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? जैसे बड़ा आ, भाई छोटा आ से ज्यादा समय लगा बड़ा आ में, छोटी ई से ज्यादा समय लगा बड़ी ई में, है ना, छोटा ऊ से ज्यादा समय लगा बड़ा ऊ में, और ये ऋण हो जाता है, यानी ये दीर्घ स्वर आपके हो जाते हैं। अब योजक चिन्ह लगाते हुए तो उदाहरण दीजिए, तो योजक चिन्ह आपका यही तो होता है, तो जैसे जय, और आपका हो जाता है पराजय, तो जय पराजय हो जाता है। जैसे लाभ हो गया, ये हानि हो गई, तो इस तरह से आपका हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर कीजिए। तो यहां पे अंतर का मतलब क्या होता है? जो संख्या दिए हुए हैं उस संख्या से दूसरी संख्या को घटा देना और अंतर वो आपका आ जाता है, यही तो है ना। तो भाई 600 में से हमने कितने निकाल दिए? 6 निकाल दिए। क्या कह रहे हैं? स्थानीय मान का अंतर, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर। तो पहले हमें स्थानीय मान भी तो निकालना है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्थानीय मान निकालेंगे, यानी कि 636 हो गया। अब ये 6 का स्थानीय मान कितना है? तो 6 ही है। 3 का स्थानीय मान कितना है? तो ये आपका ये हो गया, और आपका 6 का स्थानीय मान आपका कितना हो गया? तो 6 और 2 0 हो गए। अब इनका क्या करें? 6 के स्थानीय मान का अंतर बताना है, तो ये आपका हो गया, और उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो यहां से इसके पास 0 है, तो इसने इससे लिया और इसने इससे लिया, तो मतलब ये 10 बन गए। 10 में से 6 गए तो बचे 4, यहां पे 9 ही बचे, है ना, और यहां पे 5 बचे, यानी 594 ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, यहाँ पे पूरे पूरे 6, क्योंकि अंतर इन्होंने कहा निकाला है। उसके बाद आपका हो जाता है 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले? तो भाई देखिए 48 सेब हैं और आपको बांटने कितने लोगों में है? तो 48 सेब 4 बच्चों में बांटने हैं, ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाता है, और ये कट गया, और यहाँ पे ये 8 उतार लिए, 4 दूना 8 हो जाता है, तो आपका कितना हो गया? तो 12 सेब हो जाते हैं। यहाँ पे 12 आंसर आपका निकल के आ गया, ये आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो ये क्रम दिए हुए हैं उसको अवरोही क्रम में इन्होंने किस तरह से सजाया है? 3 5 6 7 8 9, क्योंकि ये तो अवरोही नहीं हुआ। अवरोही तो आपका ऐसे होगा भाई, ये तो आपको आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाना या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, और इन्होंने क्या पूछा है कि सीढ़ियों से नीचे उतरने की बात की है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आना, और इन्होंने यहां पे क्या कर दिया है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो हमको लिखना कैसे था? 9 8 7 6 और आपका हो जाता है 5 और आपका हो जाता है 3। इस तरह से आपका ये अवरोही क्रम है और ये आपका आरोही क्रम है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर मिसप्रिंट है तो इसको सही कर लीजिएगा। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं, है ना। तो ये स्वर हो जाते हैं। अब स्वर आपको पता है 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो छोटा, बड़ा, छोटी, है ना, ये सब क्या है? छोटा हो जाता है, बड़ा हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने, चलिए छोटा यहाँ पे लिख दें। फिर उसके बाद छोटी हो जाता है, छोटी यहाँ पे हो गया, बड़ी यहाँ पे हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? तो ये स्वर हो जाते हैं। आप लोग एग्जाम्पल के साथ ही लिखिएगा, व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। देखिए स्वर आपने हटा दिए, 11 स्वर आपने हटा दिए। अब व्यंजन वर्ण में सबसे पहले का से तो स्टार्ट होता है ना, तो का वर्ग में क्या आता है? का खा गा घाना आता है। चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आता है। टा वर्ग में टा ठा डा ढाना आता है। ता वर्ग में ता था दा धरना आता है। पा वर्ग में पा फा बा भा मा आता है। और अंतस यार लवा आते हैं। उष्म शा 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 और हा आता है। दिग्ग व्यंजन ढा और आता है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं। देखिए का वर्ण यानी कंठ हो जाता है, ये तो आपको सब पता ही है। खैर इस पे तो आप थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपका का वर्ग है, तो का वर्ग हो जाता है कंठ। किसमें हो जाता है? तो कंठ। देखिए जब आप का बोलेंगे तो कैसा निकलेगा? गले से निकलता है ना, कंठ, कंठ, ये कंठ यहां से, ठीक है। तालु, चा वर्ग क्या हो जाता है? तो तालु। जब आप बोलते हैं चा छा जा, तो आप तालु से बोलते हैं, तो ये आपका हो जाता है तालु, ठीक है। और उसके बाद आपका टा ठा डा, टा ठा डा आप बोले तो आपकी जीभ है यहाँ पे टकराती हुई है, तो ये हो जाता है मूर्धा। ये क्या हो जाता है? तो मूर्धा हो जाता है। फिर उसके बाद ता था दा धा, यानी देखिए आपकी जो जीभ है वो क्या है? वो दांतों से टकरा रही है, यानी कि दंत हो जाता है। उसके बाद पा फा बा, अब देखिए एक और दूसरी ओर से टकरा रही है, यानी ये ओष्ठ हो गया। पा फा बा भा, तो ये ओष्ठ हो गया। और उसके बाद आपका हो जाता है अंतस्थ। तो अंतस्थ या रा ला वा हो जाता है। और ऊष्म हो जाते हैं शा शा शा। और जब ऊष्म आप देखिए बोलेंगे तो शा शा, तो गर्म वायु निकलती है ना, और ऐसा लगता है जब बोले हमने शा बोला तो जैसे सीटी, है ना, सीटी निकली, सीटी जैसी आवाज। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? ये शा 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 और हा हो जाता है। तो इस तरह से चीजों को आप लोग समझिएगा। और नासिका भी होती है, तो नासिका में क्या होता है? जो शब्द नाक से निकलते हैं, जैसे अणा,
या, रा, मा, ना, ये सब क्या है, तो ये नासिका हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है, निषेधात्मक यानी नेगेटिव, है ना, तो निषेध की सूचना होती है, उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक कहते हैं। निषेधात्मक यानी नेगेटिव, यानी जहां पे नहीं कि मोहन नहीं खेल रहा है, राधा नहीं पढ़ रही है, इस तरह से नेगेटिव। यानी ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्याम, यानी पठनाभ्यास हो जाता है। यहाँ पे है पठन शिक्षण की ध्वनियां साम्य विधि लिखी है। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, तो पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर्यायवाची दे या समानार्थी दे, आपको एक ही जैसा लिखना है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको क्या कहते हैं? इनको पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 15 अमरूद हैं, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो यहां पे आप देखिए 15 अमरूद हैं, ठीक है ना, कितने हैं? तो 15, और कितने बच्चों को दिए गए हैं? तो प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए हैं। तो भाई हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 बच्चे 15 हो जाएगा। तो ये तो बहुत बहुत ही इजी है, लेकिन हमको तो सभी चीजें बतानी है ना। तो यहाँ पे 5 आंसर निकल के आ गया, यानी 5 बच्चों को अमरूद प्राप्त हुए। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण क्या है? तो विराम चिन्ह, देखिए सबसे पहले उसके बारे में ज्ञान ना होना। भाई जब ज्ञान नहीं है तो आप विराम चिन्ह कैसे लगाएं? आपको पता ही नहीं कि पूर्ण विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, हंस पद क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है। जब आप इनके बारे में जानेंगे ही नहीं, तो ये तो जब जानकारी नहीं है तो वो समस्या है ना। लापरवाही, भाई आपने पढ़ भी लिया और उसमें आपने ध्यान ही नहीं दिया, यानी वो लापरवाही तो कहलाती है कि चीजों का ज्ञान ना होना। भाई आपके सिलेबस में है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको नहीं वो चीज आ रही है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने लापरवाही की है ना। अशिक्षा, क्योंकि जब आपने शिक्षा ही नहीं ली, आपकी अशिक्षा है, तो वो हो जाती है अज्ञानता, क्योंकि जानकारी ही नहीं है, वही चीज अज्ञानता में हो जाती है। उच्चारण दोष, क्योंकि जब उच्चारण दोष होते हैं तब भी ये चीज हो जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहां पे आपका हो जाता है 32,541, यहां आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो आप तुलना कैसे करेंगे? क्योंकि भाई देखिए ये आपका जो अंक हो जाता है 3, यानी 32,541 हो जाता है, और ये 6,170 हो जाता है। इसमें 5 अंक दिए हुए हैं, इसमें 4 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा? भाई ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 32,000 है और ये 6,000 है। तो जाहिर सी बात है कि 32,000 जो आपके हो जाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। अभी हम देखिए हम सैकड़े पे हैं, और अभी हम देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमको यहीं से चीजें मिल गई, तो हम ज्यादा डिटेल में क्यों जाए, लेकिन समझ लेते हैं। तो ये 6,170, अब तुलना करनी है, तो जिधर का मुंह खुला होता है, ग्रेटर देन, नॉन ग्रेटर देन, तो जिधर का ये मुंह खुला होता है इसका मतलब होता है वो बड़ी संख्या हो जाती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6,1,7। अब देखिए बात तो वही घूम फिर के आ गई ना, 32,541, तो इधर कर दीजिए। बहरहाल मुंह जिधर का खुला होगा वो संख्या बड़ी है, और जिधर का मुंह बंद होगा वो संख्या छोटी है। आप इस तरह से तुलना कर सकते हो, और आपको पता है देखिए 1 2 3 4 5 इसमें हो जाते हैं और इसमें 4 हो जाते हैं, तो इस तरह से 4 वाली संख्या छोटी और 5 वाली संख्या बड़ी हो जाती है। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती है, या बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। सबसे अधिक वैज्ञानिक, इसमें कुल 52 अक्षर है, जिसमें 14 स्वर तथा अर्थव्यंजन। अंतरराष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है, भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न। इसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक को लिखिए। उसके बाद है अवधारण या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। भाई किसी चीज को आपको उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको आप समझेंगे ही तो यहाँ पे ये हो जाता है पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्व बोध के लिए आवश्यक माना जाता है। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे आ आदि हो जाते हैं, यानी नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं। और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, है ना, चंद्र बिंदु, और अनुस्वार यानी एक बिंदु। ये चीज हम जरूर बताते हैं आपको। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा है कि आप लोग इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। घ का उच्चारण स्थान का, खा, गा, घा यानी कंठ, है ना, तो कंठ हो जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
यहाँ पे। उसके बाद आपका हो जाता है यौगिक शब्द से क्या अभिप्राय है। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह, ये यौगिक शब्द हो जाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे क्या हो गया, तो ऐसा यहां पे देखिए इतना लिखा हुआ है। और भी आप लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में आश्चर्य है, शोक है, हर्ष है, उल्लास है, वो विस्मयादि बोधक होते हैं और इसको इस चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। और इसमें जैसे अरे ये क्या हुआ, तो आपने शोक प्रकट किया, अरे वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राम ने 16 पेन खरीदे। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, राम ने कितने पेन खरीदे, तो 16 पेन खरीदे। श्याम ने कितने पेन खरीदे, तो श्याम ने 12 पेन खरीदे। और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। यानी मोहन नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया कि मोहन ने राम से 10 पेन ज्यादा, तो जब राम ने 16 पेन खरीदे तो आपका देखिए यहां पे हो जाता है कि जब मोहन ने राम से 10 पेन ज्यादा खरीदे और राम ने 16 पेन खरीदे थे, तो मोहन ने, जाहिर सी बात है कि 10 प्लस आप कर दीजिए तो आपका कितना हो जाता है 26, है ना। तो आपका 26 आंसर निकल कर आ जाता है। देखिए यहां पर भी इसी तरह है कि राम ने खरीदे 16 पेन, श्याम ने खरीदे 12 पेन, मोहन ने खरीदे 16 और उससे 10 पेन ज्यादा खरीदे, तो आपके 26 पेन हो जाते हैं। संख्या 4547 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताएं। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, तो 4547, तो यहां पे 47 है ना, 40 7 47, सॉरी यहां पे 47 है, ठीक है, तो 47 है। अब इसमें पूछ रहे हैं 5 का स्थानीय मान, तो ये आपका यहां पे 5 का स्थानीय मान हो जाता है। और आपको पता है स्थानीय मान का मतलब होता है कि वही संख्या लिख के उसके बाद में जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लिख देते हैं, तो ये हो जाती है। और अंकित मान वो होता है जो वही संख्या होती है, तो अंकित मान 5, ठीक है। तो यहां पे देखिए यही चीज है, स्थानीय मान 500 और अंकित मान 5 हो जाता है। गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए, तो लंबोदर, गजानन, एकदंत, ये हो जाते हैं। कनिष्क, वरदान, उत्कर्ष के विलोम लिखिए, तो कनिष्क मतलब ज्येष्ठ, वरदान अभिशाप, क्या है, विलोम लिखने हैं, है ना, उल्टा। उत्कर्ष अपकर्ष। वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताएं। तो वर्ण से आशय वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ध्वनियां है तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण प्रमुख प्रकार से होते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, ऋण, ए आए ओ आओ, और ये का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, पा वर्ण, अंतस्थ, ऊष्म, दिगुण व्यंजन हो जाते हैं। तो जिसमें का में आपको पता है का खा गा घा अड़ा आता है, और आपका चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आता है, तो ये तालु हो जाते हैं। टा में आपका मूर्धा से तो टाठा डाढ़ा, और रा भी आता है, शाह और ऋण भी आता है, और ताथा दाधा ये दंत में आते हैं, है ना। अंतस्थ में आपका या, रा, ला और वा आता है। ऊष्म में आपका सा, शा और शा और हा आता है। और द्विगुण व्यंजन में जो ये ढा और ढा, ये ढा और ढा ये आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। सम संख्या से आप क्या समझते हैं, तो सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाता है 2, 4, 6 और 8, ये आपकी क्या है, ये सम संख्याएं हैं। उसके बाद आपका हो जाता है संकर शब्दों को उदाहरण सहित समझाएं। संकर शब्द जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक चलन, वर्षगांठ, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी ये हो जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार, यानी विलोम का मतलब होता है उल्टा कहना। जैसे ऊंचा नीचा, अंधकार प्रकाश, काला गोरा, ये सब हो जाते हैं। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, तो आपको पता है कि शून्य से आप किसी का भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो शून्य ही आता है, ठीक है ना। और शून्य से भाजक अपरिभाषित है, ये चीज है यहाँ पे कि जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते तो शून्य से भाजन करते समय सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाता है। वास्तविक मान किसे कहते हैं, किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है जबकि स्थानीय मान 200 है, तो वास्तविक मान किसे कहते हैं, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए, तो तुलना कर लेते हैं। अभी देखिए इसी तरह से दूसरी संख्या की तुलना की थी ना, तो इसमें देखिए 5 संख्या है तो 5 ले लिए, 4 संख्या तो 4 संख्या। अब 5 संख्या बड़ी है या 4 वाली संख्या बड़ी है, तो आपका ये बड़ा हो जाता है, यानी ये बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए इधर की तरफ मुंह करेंगे और इसका मुंह खोल देंगे और उसके बाद ये हो जाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप इसको लिखेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद जब बड़ी संख्या लिखेंगे तो आप इस तरह से कर देंगे, यानी बात वही है आपकी, है ना। जिधर की बड़ी संख्या होगी उधर की तरफ मुंह खुला होगा। 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई हैं। कितने बच्चों को पेंसिलें मिली, तो कितनी पेंसिलें हैं, तो 12 पेंसिल है। डिवाइड करना है मतलब बच्चों को बांटना है, तो मतलब 2-2 पेंसिल दी गई हैं, तो 2 छंग 12 है ना, 2 छंग 12 हो जाता है, तो 6।
सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? तो सस्वर पठन स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और आपका हो जाता है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। शिक्षण द्वारा किया जाने वाला वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयां उत्पन्न होने वाले दो प्रमुख कारक बताइए। तो भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने वाले दो प्रमुख कारण इस प्रकार है। शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना। पढ़ते समय ध्यान देने योग्य दो बातें बताइए। पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए तथा श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सकें। प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है। ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहां रुकने की जरूरत हो वहां अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। असुंदर खराब लेखन के दो कारण बताएं। तो असुंदर लेखन के कारण इस प्रकार है: कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना होना, लिखने की कॉपी तथा आंखों की दूरी उचित ना होना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया गया हो, लिखते समय बालक के बैठने का उचित ढंग ना हो। पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन, मौन पठन, मुद्रा भाव पठन, शून्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, ये सब हो जाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, में, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि हो जाते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टा वर्ग और पा वर्ग ये अंतस्थ में दिए हुए हैं, जबकि आपको पता है या, रा, ला और वा ये चार ही तो अंतस्थ होते हैं ना। तो इस तरह से आप इसको सही करिए। तो वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? तो लॉक का हो जाता है। इस तरह आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं ना। थैंक यू।